Hello viewers, I once again welcome you on my channel New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो है केमिस्ट्री क्लास 10th और टॉपिक है आज हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्सक्यूज मी। आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड फिर इसका जो मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है वो भी हम करेंगे। इसके बाद इसका एक रिजल्ट है उसको एंड पे हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी केमिस्ट्री क्लास 10th बुक खोलते हो तो आपको वहाँ पर इंग्लिश में कुछ वर्डिंग मिलेगी, डेफिनेशन मिलेगी। ठीक है, मैंने अपना टाइम बचाने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को वाइट बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन किस तरह आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है, आपके पास बुक मौजूद है, आप उसको पढ़िए। हेल्पिंग बुक्स आपके पास होंगी, उनको डिस्कस कीजिए। वहाँ पर आपको हर चीज़ डेकोरेटेड मिल सकती है, आप खुद भी बना सकते हैं। मेरा यहाँ पर मकसद आपका जो पेपर है उसको ब्यूटीफाई करना नहीं, मेरा यहाँ पे मकसद ये है कि आपको ये टॉपिक आपके लिए इसको आसान किस तरह बनाया जाए, टॉपिक को समझाना, जो बीच में मुश्किल चीज़ें हैं उनको आसान ज़बान में और आसान करके आपके सामने पेश करना इस वीडियो का मकसद है। सो प्लीज़, अगर आप इसको वाइट बोर्ड से देखकर लेसन को प्रिपेयर करें तो प्लीज़ हूबहू मत पेपर में लिखाइएगा। ये कोई प्रॉपर वे नहीं है मार्क्स लेने के लिए, सही। अभी हम बढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है हर लॉ जो है उसकी एक स्टेटमेंट होती है। साइंस में आप अपनी बुक्स में काफ़ी दफ़ा आपने ये दो वर्ड तो बहुत कॉमन है, थ्योरी एंड लॉ। लॉ जो है इसकी हमेशा एक स्टेटमेंट होगी, ठीक है। वही इसकी जो है वो सारी समरी होती है रिसर्च की, साइंटिफिक वर्क की। और जो थ्योरी है वो भी समरी ही है, लेकिन वो पॉइंट्स की शक्ल में होगी, स्टेटमेंट नहीं होगी। स्टेटमेंट एक होती है और जो थ्योरी है उसके अंदर एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। थ्योरी और लॉ में फ़र्क याद रखिएगा। लॉ की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि हम इसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस को इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में भी रिवर्सिबल रिएक्शंस की ही बात की थी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। हमने बड़ी डिटेल में इस पे ऊपर बात की है, अब मैं इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करूँगा। और मैंने आपको ये कहा था कि हम थ्रू आउट द चैप्टर रिवर्सिबल रिएक्शन को ही डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर वाइट बोर्ड पे आपके सामने फिर से एक रिवर्सिबल रिएक्शन मौजूद है। ओके, पहले देख लेते हैं ये लॉ कहता क्या है। इसकी स्टेटमेंट ये है, अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो वहाँ पर भी ये यकीनन मौजूद होगी। बहरहाल चूँकि हमने इसका जिक्र तो करना है, एक दफ़ा मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। The rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, and rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substances in a chemical reaction। ये इसकी स्टेटमेंट है, दो हिस्सों पर है ये। पहला कहता है कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, यानी कि कोई एक सब्सटेंस, रिएक्शन एक का भी होता है
और दो सब्सटेंस जो हैं वो भी आपस में रिएक्ट करते हैं, डिटेल में भी थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। सो पहले एक की बात करते हैं। एक सब्सटेंस जिस स्पीड से रिएक्ट करेगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, उस रेट की बात हो रही है, उस स्पीड की बात हो रही है। ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू द एक्टिव मास ऑफ दैट सब्सटेंस। सही, एक सब्सटेंस किस स्पीड से रिएक्शन करेगा, वो स्पीड से रिएक्शन करेगा, स्लोली करेगा या मॉडरेटली रिएक्ट करेगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्टिव मास अकॉर्डिंग टू मास एक्शन। ओके, सो किसी एक सब्सटेंस के बारे में तो ये कि उस, अब यहाँ पर मामला हो गया कि ये सर एक्टिव मास क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ, आगे हम इसको बार बार यूज़ करेंगे। एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। एक्टिव मास से क्या मुराद है? मोलर कंसंट्रेशन। ओके, अब मोलर कंसंट्रेशन के बारे में भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, ये क्या होती है, चलें इसको देखते हैं। मैं ये जो रिएक्शन या जो एक्सप्लेनेशन है, इट्स ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस, लेकिन मैं आपको मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मास समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ बताने के लिए, ताकि आपका एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाए, आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। आप ले लीजिए 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन साल्ट, जो आप घरों में नमक यूज़ करते हैं, उसका 1 मोल ले लीजिए। अब ये 1 मोल कैसे लेंगे ये मैं नहीं आपको बताऊंगा, ये आपको देखने के लिए मेरी 9th क्लास के वीडियोस पे जाना पड़ेगा, मोल से जो रिलेटेड है। सो 1 मोल हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं और उसको हम डाल लेते हैं एक मेजरिंग सिलेंडर में, उसके ऊपर डाल दीजिए पानी। अब पानी, उसको जब हम लेवल नोट करेंगे, दैट मस्ट बी 1 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन है ये 1 मोलर है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन ये है कि 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर जो साल्ट हमने डाला है दैट इज 1 मोल। अभी ये तो इसको यहाँ पे याद रखिएगा। हम दूसरी बात कर लेते हैं फिर से। अब हम डाल लेते हैं एक और सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं इस तरह का ही, जिसमें 2 मोल्स हम डालेंगे साल्ट के, यानी कि साल्ट की क्वांटिटी हमने क्या कर दी, डबल। अब इसके अंदर वाटर इन्वर्ट कीजिए, फिर रीडिंग नोट कीजिए 1 क्यूबिक डेसीमीटर तक। अब एक सॉल्यूशन जो पहले हमने बनाया और अब एक सॉल्यूशन जो हमने बाद में बनाया, मोलर दोनों का वॉल्यूम कितना है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर, लेकिन एक के अंदर 1 मोल है साल्ट का और दूसरे के अंदर 2 मोल्स हैं। सो मोलर कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हुई? वॉल्यूम तो दोनों का 1 मोल है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर है, ठीक है। तो सो कंसंट्रेशन, एक्टिव मास किसका ज़्यादा हुआ, मोलर कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है? यकीनन दूसरे वाले की। जो दूसरा सॉल्यूशन है उसकी एक्टिव मास ज़्यादा है और उसके सादा लफ्ज़ों में बोलें तो उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। अगर आप अपनी पंजाबी लैंग्वेज में या अपनी लोकल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो वो वाला सॉल्यूशन जो थिक है वो एक्टिव भी ज़्यादा होगा और कंसंट्रेटेड भी होगा। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, मोलर कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, उसका रिएक्शन करने का जो अंदाज होगा या जो रिएक्शन करने की स्पीड होगी वो भी ज़्यादा होगी। सो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एक्टिव मास या फिर मोलर कंसंट्रेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन की समझ आ चुकी होगी। अब मैं लेक्चर के दौरान जब भी मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास का जिक्र करूं तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो पहला हिस्सा तो ये, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, ये तो हो गया वो। ये तो उसके रेट की बात हो रही है रिएक्शन की, लेकिन तब क्या कहेंगे जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, तो अगला ही इसका पार्ट जो है वो ये बताता है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट
ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ये अब हम इसको डिस्कस करने को हैं। ये समझने के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और फर्स्ट कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं एक जनरल रिएक्शन, और ये रिएक्शन है रिवर्सेबल। ओके, आप देख सकते हैं देयर आर टू सब्सटेंसेस, हमने फर्स्ट किए हैं, ये कोई सिंबल या एलिमेंट नहीं है, हमने जस्ट समझने के लिए इसको लिखा हुआ है। जनरल रिएक्शन ए एक सब्सटेंस है और बी भी एक सब्सटेंस है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सी बनता और डी, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं और ये क्या हैं, रिएक्टेंट्स। ओके, अब चूंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है तो इसका मतलब तो ये भी है कि सी और डी दे बोथ कंपाउंड्स आर रिकम्बाइनिंग विद ईच अदर टू गिव यू बैक रिएक्टेंट्स। इसके बारे में मैंने बड़ी डिटेल में बात की हुई है, अगर आपको नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए इसी प्लेलिस्ट में। ओके, केमिस्ट्री से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या कंटेंट आपकी हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ दूसरे स्टूडेंट्स को ज़रूर बताइए। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं अपने, अगर आप पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपने क्लासमेट्स के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करिए ताकि आपको मैं सबसे पहले आने वाली वीडियोस आपको सेंड कर सकूं। ओके, तो आगे चलते हैं। अभी हमने ये रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन जो है वो हमने लिख दिया। आप ऊपर देख रहे होंगे स्मॉल के एफ, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, और के आर कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सही, ये रिवर्स रिएक्शन और कांस्टेंट इसका मैंने पहले भी जिक्र कर दिया हुआ है। अभी इस रिएक्शन का जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ क्या तल्लुक है, या लॉ ऑफ मास एक्शन जिसकी चंद मोमेंट्स पहले मैंने आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ी है, उसका इसके साथ क्या है, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन को हम इसके ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही पढ़ा था ना हमने, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। यहां पर याद रखिए, लिखने के लिए एक्टिव मास को, जो सब्सटेंस का एक्टिव मास है, हम उसको लिखते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे कि यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि ये इस तरफ का जो रिएक्शन की जो रेट है वो, उसमें चूंकि ए और बी हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए हम इनको लिखते हैं जी कि ये इनका जो एक्टिव मास है, यानी कि एलिमेंट ए का और बी का जो एक्टिव मास है, इसका प्रोडक्ट, तभी तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मैथ के अकॉर्डिंग बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे, सो ये प्रोडक्ट हो गया। किसका होगा जी, प्रोडक्ट ऑफ किसका, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ए और बी हैं, उनका एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ए का जो रिएक्टिव मास होगा उसको इस ए में और उसका राउंड स्क्वायर ब्रैकेट प्लेस करेंगे, और बी के साथ भी यही मामला होगा। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है और हम इस रूल से वाकिफ हैं कि जहां पर भी प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी साइन होगा, इसको रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट बीच में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, 9th क्लास में आप जान चुके हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के केस में के था, ग्रेविटेशनल जो फोर्स थी, ग्रेविटेशनल लॉ के केस में कैपिटल जी था, यंग मॉडुलस के केस में वाई था, लेकिन ये केस टू केस वेरी करते हैं कांस्टेंट। सही, सो यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा दैट इज के एफ, यानी कि कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी गायब होगी, इक्वालिटी आ गई और साथ में ये आ गया जिस तरह से। चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब ये है कि सी और डी भी रिएक्ट करते हैं आपस में टू गिव यू बैक ए एंड बी। प्रोडक्ट्स भी रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म ए और बी। तो ये इस साइड पर भी लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो अप्लाई होता है। तो इसकी बात कर लें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ ए और बी से सी डी की जानिब फॉरवर्ड था, तो अगर सी और डी अब ए और बी बनाएंगे
तो ये रिवर्स हो जाएगा। सो इसलिए मैंने वर्ड यूज कर लिया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। क्योंकि अब रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस C और D हैं, इसलिए इनको हमने लिखकर इनके गिर्द प्लेस कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स। सही वही मामला, फिर से प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे और KR बन जाएगा। ठीक है जी, ये जी। और हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है, थोड़ी देर के बाद रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन के जब रेट्स इक्वल हो जाते हैं, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल हो जाएंगे, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हमने बात की थी अपनी पिछली वीडियोस में। ओके, सो उसको अगर आप मेरे रेगुलर वॉचर हैं तो आपको याद होगा, तो हमने ये रिजल्ट भी लिया था। सो जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा, क्योंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम तो स्टैब्लिश होगा ही होगा। ओके, उसके बाद मैं इसको लिख देता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सही, ये दोनों रेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जी। अच्छा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हमने डिराइव कर लिया हुआ है, हमने लग करके रख दिया है, वही हम यहाँ पे अब प्लेस कर देते हैं। सही जी, इस तरफ जी, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ओके, ये बन गई इक्वालिटी। आगे चलते हैं, KF को ऊपर और KR को नीचे रखेंगे हम। KF इधर रहेगा, ठीक है, और KR जो है वो इस तरफ आ जाएगा। अगर इक्वालिटी की ये वाली टर्म इधर आ रही है तो मैथ हमें ये बताता है कि ये नीचे जाएगी। सो इसको हम KF ओवर KR इज इक्वल टू कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, और यहां पर KF और KR एक रेशो बनती है, उसको हम बोलते हैं KC। कैपिटल K होगा, C स्मॉल होगा छोटा सा। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नई टर्म आ गई हमारे सामने KC। KC इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। सो यहां पर हम करते ये हैं कि इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पर KC पुट कर दिया और ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया। सही, सो आगे हमारे पास फिर यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। KC जो होगी वैल्यू, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को। इक्विलिब्रियम स्टेट पर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है KC। दिस इज द रेशो बिटवीन द कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये KC की वैल्यू जो है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करते हुए हमने ये एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव किया। और खुदा के फजल करम से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मज़ीद थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। जर्नल केमिकल रिएक्शन पर हम इसको अप्लाई करेंगे, और उसके बाद ये जो नई टर्म हमारे सामने आई है KC, इसके यूनिट्स को भी डिराइव करेंगे, इसके यूनिट्स पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट तो होगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट तो होगा इसका। सो इसके यूनिट्स पर बात करेंगे, और यूँ हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसी में भी कर सकता था, लेकिन चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाएंगे। केमिस्ट्री को लोग वैसे भी बोरिंग सब्जेक्ट ही समझते हैं, हालांकि ये है नहीं, बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है। वो जो कहते हैं ये बोरिंग है, एक्चुअली उनको बेसिक्स का पता नहीं होता, इसलिए वो मतलब इसको बोरिंग कहते हैं। लेकिन ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत मज़े का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। सो मेरे साथ बने रहिए। खुदा के फजल करम से जिस दिन बुक का एंड होगा, 9th और 10th के लेक्चर्स आप देख लेंगे, और इन द एंड ऑफ द डे आप ये नहीं कहेंगे कि केमिस्ट्री मुश्किल है। ठीक है, एक्चुअली इस चैनल का मकसद ही यही है कि साइंस को आसान करके आप तक पहुंचाना, और मेरी एक कोशिश है कि मैं आपके दिलों में साइंस से मोहब्बत जो है उसको पैदा करने में कामयाब हो जाऊं। आप बने रहिए, ठीक है, और आपको साइंस जिस तरह आपने स्टार्ट किया है, एंड इस तरह का नहीं होगा, वो बहुत अच्छा होगा, और इन द एंड आप मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं
वो क्लियर हो चुके हैं और यकीनन ये आपको हेल्प आउट करेंगे बड़ी क्लासेस में जाके, एफएससी में, बीएससी में, मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, जिधर भी आप जाते हो आपको तरीका आ जाएगा, आपको बेसिक्स की समझ होगी, तो आप अपनी हाइट्स पर या अपने गोल्स जो आपने फिक्स किए हुए हैं वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। मेरी दुआ है कि रब कायनात आपको अपनी हाइट्स पर पहुँचने में आपकी मदद करे, आप कामयाब हों, मुल्क की तरक्की में आप अपना हिस्सा डालें। मैं भी ये वीडियोस बनाकर आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं भी मुल्क की तरक्की में जो मुझसे बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप कमेंट्स करके बताते नहीं हैं। तो मैंने कहा था ना कि आपके कमेंट्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं, अगली वीडियोस को बनाने के लिए मुझे फ्यूल का काम देते हैं आपके कमेंट्स। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके, कीप मार्चिंग, कीप स्टडिंग, मे गॉड ब्लेस यू।